वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ। गॉड गिव्स द नट्स बट ही डज नॉट क्रैक देम। देखिए, भगवान जो है या फिर कुदरत जो है वो आपकी मदद डेफिनेटली करेगा, लेकिन मेहनत जो है वो आपको खुद को करनी है। दोस्तों, 13 सितंबर 2023 के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हमारे टेबल पर काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएसए के बारे में, इंडिया और कनाडा के बारे में बात करेंगे। फिर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन इलेक्शन के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलेंगे। देन वी हैव दिस वन, नो फिल्टर। ये आर्टिकल जो है ना, इसमें जो एक प्रोटेक्शन मिलता था कुछ जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको, ये करप्शन के केस या फिर उनके ऊपर कोई केस चलाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है। प्रॉब एंड प्रॉपर्टी, ये जिस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और फिर उनसे सीखकर अब राज्य सरकारें जो हैं वो भी अपनी अपनी एजेंसीज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये सही है गलत है, उसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एंड देन यू हैव दिस वन, स्पॉटलाइट, हरामी नाला। मैं कोई यहाँ पर अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये एक जगह है जिसका नाम है हरामी नाला। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोग चैनल। तो ये कहाँ पर हैं? आपने सर क्रीक का नाम सुना होगा, मैप भी देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टुडे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस के लिए और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़े उससे पहले खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए, राइट, अभी अभी अगर आपने करंट अफेयर्स के साथ पंगा लेना स्टार्ट किया है तो लेट मी टेल यू कि ये ऐसा कोई पहलवान नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते, राइट? करंट अफेयर्स में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे करंट अफेयर्स जो हैं वो देखते जाइए, समझते जाइए। कुछ वक्त लगेगा, 30 डेज लगेंगे, 45 डेज लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो 6 महीने के बाद पता चलेगी। दिस इज़ ए रियलिटी, राइट? कोई अगर आपको कहेगा कि एक हफ्ता करंट अफेयर्स पढ़ लो और आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, नहीं। वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन यही तो मज़ा है। हर रोज़ बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो आप सीखेंगे और इसमें एक चीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती है, दैट इज़ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। नई नई चीज़ें जानने का जो कहता है ना कुतूहल, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ना, इसको देखने के लिए किसी भी एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे आपने यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू तक अगर आप पहुंचे, इट डजंट मैटर, राइट? ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत जो है वो इंडिया अमेरिका के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे होने लगे हैं। टॉपिक का नाम है द न्यू इंडिया यूएस डायनामिक, वॉशिंगटन टेक्स ए बिग बेट ऑन इंडिया। ये आर्टिकल जो है ये बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और अभी एस बी नो कि G20 की समिट हुई, 10 सितंबर को ये समिट जो है वो खत्म हुई। और ये जो समिट खत्म हुई ना, ये एक हाई नोट पर एंड हुई। हाई नोट का मतलब ये है कि यहाँ पर भारत ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन किया है। ग्लोबली भारत जो है उसको अच्छी तरीके से देखा जाएगा, इन द सेंस कि भारत का पावर जो है, भारत की जो रीच है, व्हेन आई से पावर आई डोंट मीन टू से दादागिरी नहीं, राइट? पावर यानी कि जिस प्रकार से भारत सभी को लेकर साथ चल रहा है, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिली G20 समिट पर। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की जो समिट हुई थी उसके बारे में पता है आपको? लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में इंडोनेशिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट था। इस साल हमारा देश भारत है। जॉइंट स्टेटमेंट, जो लीडर्स डिक्लेरेशन कहते हैं, ये नहीं हो पाया था इंडोनेशिया की समिट में, बिकॉज यूक्रेन वॉर को लेकर यूएसए और वेस्टर्न देशों का कुछ कहना था, रशिया, चाइना और दूसरे कुछ देशों का कुछ और कहना था। तो ये चीज़ों की वजह से लास्ट ईयर, जस्ट इमेजिन, लास्ट जो G20 की समिट थी उसमें लीडर्स डिक्लेरेशन नहीं आया। और अब यहाँ पर
लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज किया गया, और इतना ही नहीं, यूएस लेड G7 जो है, G7 के जो देश है, उन्होंने यूक्रेन वॉर पर अपना जो एक स्टैंड है वो यहां पर सॉफ्ट रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वो रशिया से दोस्ती करना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। द रियल रीजन इज हमारा देश भारत। भारत की वजह से अब थोड़ा एक सॉफ्टर स्टैंड जो है वो उन्होंने लिया है, ताकि लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो भी डिक्लेयर हो, मीन्स उसको भी रिलीज किया जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि भारत होस्ट था, तो भारत का ऐसा ना लगे कि भारत जो है उसका कोई सुनता नहीं है, या सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है वो दिखावा है। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर है ये, राइट। और ये चीज़ जो है वो ये भी दिखाता है कि यूएसए और इंडिया के बीच में अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर आता जा रहा है, राइट। इंडिया और यूएसए के बीच में अगर आप एंगेजमेंट की इंटेंसिटी देखेंगे, जून महीने की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो स्टेट विजिट के लिए यूएसए गए थे। और उस समय पर जो मेरे वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब, उनकी ये पहली स्टेट विजिट है टू यूएसए। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि यूएसए जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट करता है, राइट। अब मैं मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जर्नी है उस पर नहीं जा रहा हूं कि एक वक्त था जब उनको मीन्स बैन किया गया था, यूएसए वीज़ा नहीं दे रहा था, और आज स्टेट विजिट के लिए उनको बुलाया जा रहा है। देखिए, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऑफ कोर्स एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर मोदी साहब की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात जो है कि जियोपॉलिटिक्स में उन्होंने जो काम किया है, उनकी टीम ने जो काम किया है, हमारे देश की सरकार ने जो काम किया है, तो भारत का वेट जो है वो काफ़ी बड़ा है, भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जून में स्टेट विजिट के लिए गए थे, 8 सितंबर यानी कि G20 की समिट से पहले बाइडेन साहब और मोदी साहब के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी। और ये दोनों जो मीटिंग्स हुई जून और सितंबर में, दोनों के दोनों मीटिंग्स में जॉइंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो इश्यू किए गए थे। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप सोच रहे होंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट्स इश्यू करना है, नहीं। जॉइंट स्टेटमेंट्स जब छोटी मीन्स इतने कम अंतर में दो मीटिंग्स हुई और दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट्स रिलीज किए, दैट इटसेल्फ मीन्स के एक सिग्नल भेजा गया है कि देखिए हमारे बीच में ये टॉपिक्स पर बातचीत हो रही है और हम ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस है, क्योंकि चीज़ें जो है वो लिखी जाती है और लिखने के बाद इसको रिलीज की जा रही है। अब दो बड़ी चीज़ें हैं, ये लेटेस्ट जो मीटिंग हुई, ये वाली मीटिंग और ये वाली मीटिंग, ये दोनों मीटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। नंबर वन इज बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उस समय पर उन्होंने एक कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था, एक बार में कमिटमेंट कर नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और बाइडेन जो बाराक ओबामा है वो प्रेसिडेंट थे तब, आपको पता है बाइडेन साहब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आज बाइडेन साहब जो है वो प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो यही कमिटमेंट जो है वो पूरा करने का काम जो है वो आगे लेकर जाएंगे, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत को परमानेंट सीट यूएनएससी में दिलवाने के लिए अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये कब होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन यूएसए जो है अगर वो कहता है कि हम आपको सपोर्ट करें, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। हमें पता है कि चाइना जो है ये चीज़ अभी नहीं होने देगा, आने वाले 5-10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर शायद ये ना होने दे। लेकिन यूएसए का सपोर्ट जो है वो हमें मिलने लगा है और एक लंबे समय से अब मिलने लगा है, एज यू कैन सी। दूसरी चीज़, डिफेंस टाइज को लेकर दोनों के बीच में जो टाइज है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारे देश की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक डील हुई है। जेट इंजन का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, और हमारा जो लेटेस्ट तेजस है ना, तेजस Mark 2, उसमें ये इंजन जो है इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। इसी के साथ जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, तो वहाँ पर एक लायजन ऑफिसर जो है, भारत के लायजन ऑफिसर को वहाँ पर बिठाया जाएगा, और हमारे देश का जो
ये सेंट्रल कमांड है या फिर हेडक्वार्टर है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर यूएसए के एक ऑफिसर बैठेंगे ताकि दोनों के बीच में जो मिलिट्री को लेकर जो भी एग्रीमेंट्स है तो इनको फटाफट एग्जीक्यूट किया जाए। प्रोडक्शन करना है या फिर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फटाफट हो जाए। तो इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो है इनको दोनों देश अपने अपने मीन्स एक दूसरे के देशों में डिप्लॉय करेंगे, राइट। इसके साथ जो यूएसए की नेवी है, उनकी सबमरीन्स, उनकी जो बड़ी दूसरी शिप्स हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम क्यों याद नहीं आ रहा, जिस पर से प्लेन उड़ाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट। तो ये जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं यूएस नेवी की, तो उनके मेंटेनेंस और रिपेयर का काम जब वो यूएसए के आसपास होगी तो डेफिनेटली वो अपने ही होम बेस पर जाएंगे। लेकिन अगर उनका फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुआ दूर कहीं पर, और ख़ास करके इंडियन ओशियन में, इस एरिया में, हमारे देश के आसपास, तो भारत में आकर ही इनका रिपेयर जो है, इनका मेंटेनेंस जो है वो किया जाएगा। तो मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है इसको भी कंक्लूड दोनों देशों ने कर लिया है। दूसरी चीज़, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएसए की स्टेट विजिट पर गए थे तो उस समय पर दोनों देशों, और ये वीडियो भी मैंने बनाया है, अलग से एक वीडियो बनाया था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ 6 आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स थे डब्ल्यूटीओ में, तो इसको टर्मिनेट कर दिया है। एक दूसरे के खिलाफ केसेस किए थे, तो ये चीज़ जो है दोनों देश ने बंद कर दी। फिर हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर यूएसए ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था, तो इसको हटा दिया है भारत ने। उसके बदले में, ये ट्रंप साहब के समय की बात है, एप्पल्स, वॉलनट्स और आलमंड्स जो यूएसए हमारे देश को भेजता है, तो इस पर हमने भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था, तो इस चीज़ को भी भारत ने हटा दिया है। तो रेसिप्रोकल, तो दिस इटसेल्फ मीन्स के सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। और लास्ट एक चीज़ पेंडिंग है, दैट इज़ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये कोई डब्ल्यूटीओ की चीज़ नहीं है, ये यूएसए की खुद की अपनी एक चीज़ है। इसको कहते हैं जीएसपी, जीपीएस नहीं, जीएसपी। जीएसपी में ये होता है कि जो डेवलपिंग देश हैं और बहुत ही अंडर डेवलप्ड देश जो हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैसे यूएसए में अगर टैरिफ और ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो यूएसए ने, आप समझ लीजिए कि ये डेवलपिंग देशों की मदद करने के लिए खुद की एक सिस्टम निकाली है कि डेवलपिंग देश जो हैं तो उनको चांस दिया जाए कि वो अपने प्रोडक्ट्स यूएसए में बेच सकें। तो एक सिस्टम क्रिएट की, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो भी देश, ये जीएसपी का जो यूएसए का लिस्ट है, उसमें जिस भी देश का नाम है, तो वहाँ से बहुत सारी आइटम्स जो होती हैं ये टैक्स फ्री इंपोर्ट के लिए होती है, तो इस पर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती। तो एक प्रकार से ऐसे डेवलपिंग देशों की आइटम्स जो हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का काम जो है वो यूएसए कर रहा है, राइट। ये अपनी तरफ से उन्होंने ये चीज़ की है और इसमें से भारत को हटाया गया था मिस्टर ट्रंप के समय पर। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो है, जो नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करना है, वो यही है कि भारत को फिर से इस जीएसपी सिस्टम में ऐड किया जाए। So that's basically everything as far as this particular topic is concerned. दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी टैगलाइन पढ़िए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिस्क अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्लुरलिटी। डेमोक्रेटिक प्लुरलिटी का मतलब क्या होता है, सोचिए आप, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई सरकार, दूसरे राज्यों में कोई सरकार, तो ये डेमोक्रेटिक प्लुरलिटी है। एंड रिस्क एडिंग द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर दैट फेडरलिज्म इज मेंट टू बी ए बल्कवेयर अगेंस्ट। फेडरलिज्म जो है वो क्या काम करता है, ऑफ कोर्स एक देश को जोड़ने का काम करता है, राइट, एक सिस्टम क्रिएट करता है, लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा ना हो कि कोई एक ही पार्टी के पास पावर हो। राज्यों के पास, राज्यों के लोग जो चाहते हैं तो राज्य लेवल पर वो पॉलिटिकल पार्टी राज करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है। तो टॉपिक का जो मेन टाइटल है, ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये आर्टिकल लिखा है गौतम भाटिया साहब ने, दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं, और द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, अगेंस्ट वाले पॉइंट्स, राइट, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि ये जो
टॉपिक है उसका टाइटल ही यही है, हमें पता चल जाता है, राइट। लेट्स लुक एट इट वन मोर टाइम। ड्रॉप द बैड आइडिया, यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हैं ये खराब आइडिया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसके बारे में बात की, और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की है। और ये जो कमेटी है वो भी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। इसमें जो कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये जो कमेटी है इसका मेन काम यही होगा कि ये डिस्कशन करेगी, कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग करेगी और देखेगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हैं उसको हमें हमारे देश में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिस्कशन चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये रामनाथ कोविंद साहब की कमेटी जो है ये स्टडीज कर रही है। अब जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात आती है तो इसके कुछ फायदे बताए जाते हैं। नंबर 1 जो फायदा बताया जाता है वो ये है कि इलेक्शन का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग होगा। तो ये एक नंबर 1 पॉइंट बताया जाता है। नंबर 2 जो है वो ये है कि हमारे देश में 5 साल अगर आप लें, राइट, और अलग अलग जगहों पर इलेक्शंस होते रहते हैं एज वी नो, तो ऑन एन एवरेज 4 साल जो है वो सरकार का काम चलता है और एक पूरा साल जो है अलग अलग राज्यों की भी बात हो रही है यहाँ पर, और दोस्तों सेंट्रल लेवल की जो लोकसभा के इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उनको भी अगर आप दे दें तो एक एवरेज निकलती है कि एक साल पूरा इलेक्शन में चला जाता है और 4 साल जो है वो गवर्नेंस में यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, या फिर ये जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाए तो कॉस्ट कट भी होगा नंबर 1, और नंबर 2 गवर्नेंस जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गवर्नेंस में ज़्यादा बिजी रहेगी। लेट्स से कि 4 इयर्स, और लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से कि 4 साल और 8 महीनों के लिए वो लोग गवर्नेंस पर फोकस करेंगे और सिर्फ 3 से 4 महीने जो हैं वो इलेक्शन में बिजी रहेंगे और उसके बाद फिर से 4.8 ईयर्स। तो ये फ़ायदा होगा, ऐसा क्लेम किया जाता है। अब रही बात क्रिटिक्स की कि पैसे बच सकते हैं। देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल, इसमें भी बहुत सारे पैसों का यूज़ होगा और इसके साथ आपको पूरे देश में बीएसएफ और जो हमारी नॉट बीएसएफ बट मीन्स नॉट जस्ट बीएसएफ, राइट, जो हमारी पैरामिलिट्री हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे खर्चे हैं, राइट। एक साथ इलेक्शन करना जो है इट्स नॉट दैट ईजी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये भी है। और रही बात इलेक्शन के कैंपेन्स की, तो उसमें भी उतना ही पैसे आज जितने यूज़ हो रहे हैं उतने ही होने वाले हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये भी बताई जाती है कि सेंट्रल पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टेट के लिए, स्टेट इलेक्शंस के लिए जो कैंपेनिंग करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है कि स्टेट इलेक्शंस जो हैं उनके लिए स्टेट पार्टीज जो हैं वो तय कर दे कि भाई स्टेट पार्टीज के लिए स्टेट के चेहरे जो हैं, राज्यों के जो चेहरे हैं जो भी, वही राज्य को या फिर कैंपेनिंग करेंगे, और नेशनल लीडर्स जो हैं वो गवर्नेंस पर फोकस करें। ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते। अब अगर लेट्स से अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, या फिर जो उनके राइवल हैं राहुल गांधी साहब, तो अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी एक पर्टिकुलर राज्य में कैंपेन करना चाहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के समय पर, तो वो तो जाएंगे, वो तो कैंपेन करेंगे। एक साथ 2 चीज़ें होगी, नेशनल का भी कैंपेन होगा, स्टेट की भी बात करेंगे। तो ये कैंपेन्स जो हैं वो तो चलते रहेंगे। अभी जो सिचुएशन हुई है हमारे यहाँ पर वो एक ये है कि एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल या फिर एक सेंट्रलाइज्ड कैंपेन्स जो हैं वो हो चुके हैं। फ्यूचर में भी इसी प्रकार के कैंपेन्स चलते रहेंगे और नया फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, राइट। सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड, इसका मिक्स एंड मैच करके भी एक नया एक कैंपेन का एक नया फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गई कुछ कैंपेन के साथ जुड़ी हुई बातें। अब डियर फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट नॉर्मल इलेक्शंस भी इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन तो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक चीज़, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ना हमारे जहां पर इलेक्शंस जो हैं वो मल्टी फेज में किए जाते हैं। उस समय पर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि इतने बड़े राज्य में या फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ इलेक्शन करवाना जो है दैट्स नॉट ईजी, या फिर दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है, गुजरात में भी इसी प्रकार से चीज़ें जो हैं वो हुई थी। दूसरे राज्यों में भी होता रहता है ना, फेजेस में इलेक्शंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटा राज्य है लेकिन वहाँ पर भी फेजेस में इलेक्शंस करवाए जाते हैं।
तो राज्यों के जो इलेक्शंस होते हैं वो हम फेजेस में करवा रहे हैं, और यहाँ पर आप सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ करवाना चाहते हैं या फिर मल्टीपल फेजेस में करवाना चाहते हैं, तो ये कितना वायबल होगा, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज, जो डेमोक्रेसी है उसको फिर फिक्स्ड शेड्यूल पर चलना पड़ेगा। अगर वहां पर नहीं चल पाए तो फिर प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंक्रोनाइजेशन बगड़ा कहीं पर, अगर लेट्स से चलो मान भी लेते हैं कि वहां पर शुरुआत मीन्स हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन की शुरुआत हो गई, अब एक ऐसा राज्य है, राज्य एक्स है, राइट, तो वहां पर जो एमएलएज हैं उनकी नहीं बन रही है फॉर वॉट एवर रीजन, और फिर वहां पर सरकार जो है वो गिर गई, तो ये एक राज्य जो है, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन एक ये होगा कि यहां पर प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, राष्ट्रपति का शासन जो है वो यहां पर आ जाएगा। नाउ लेट्स इमेजिन कि 5 साल के लिए एक पार्टी को चुना गया, इलेक्शंस खत्म हो गए, अब 4 महीने के अंदर ही यहां पर अगर प्रेसिडेंट रूल आ गया, तो क्या बाकी के आप पकड़ लीजिए लगभग 4.5 सालों के लिए क्या यहां पर प्रेसिडेंट रूल रहेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या डेमोक्रेसी और क्या फेडरलिज्म। दूसरी चीज, असेंबली टर्म जो है वो नेक्स्ट साइकिल तक उसमें मीन्स फिर अगर फिर से आप इलेक्शन करवाते हैं तो वो इलेक्शन कब तक चलेगा, मीन्स वो नई पार्टी अगर पावर में आई तो कब तक चलेगी। तो इसमें एक नई सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 4 साल के लिए पावर में रही, अब वहां पर इश्यूज हुए और वो सरकार गिर गई, फिर इलेक्शंस हुए और यहां पर एक नई सरकार बनी, राइट, एक नए चीफ मिनिस्टर आ गए, एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट हुआ, तो अब उनके पास लेट्स से 5 महीने बचे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 5 महीने के बाद क्या फिर से यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे? तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और ये बातचीत के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, डिसेंट के माध्यम से ही होगा, राइट। तो अगर ऐसी कोई सिस्टम क्रिएट की जाती है तो इसमें पूरी कोशिश जो है प्रैक्टिकली क्या की जाएगी कि सरकार जो है वो ना गिरे, और सरकार ना गिरे इसके लिए फिर अलग अलग एमएलएज जो हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, राइट। अब 10th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं रोक पाया, कोर्ट्स जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं रोक पाए, तो उस समय पर कौन सी ऐसी गारंटी है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं होगा, इनफैक्ट दाम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। दूसरी चीज़, हमारे देश में ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों जो हैं वो हमारे देश में, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फेडरल देश भी दिया है और इसके साथ साथ एक डेमोक्रेटिक देश भी दिया है। फेडरलिज्म का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक देश जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने अलग अलग राज्यों के टुकड़े कर दिए, नो, ये तो एक रीज़न है ही, इसी के साथ साथ लिंग्विस्टिक, कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है और राज्य सरकारें भी इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो भी राज्य में, जिस भी राज्य में हम रहते हैं, तो हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, हमें ये एक अधिकार है, आप समझ लीजिए हमारी एक लंबे समय से यही एक पैटर्न रही है कि हम एज ए जनता जो हैं वो तीनों लेयर के लिए इलेक्शंस जो हैं उसमें पार्ट लेते हैं। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लेट्स से कोई एक पार्टी आए, राज्य सरकार में कोई लेट्स से दूसरी पार्टी आए, और लोकल लेवल पर कोई दूसरी पार्टी आए। तो ये तीनों अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग मिक्स रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी रखा ही है, और हमारे वोटर्स, हमारे देश के वोटर्स जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। तो अगर आप ये चीज़ लेकर आएंगे तो इसमें भी एक इश्यू हो सकता है, isn't it? Simultaneous elections blur distinct forums. State issues overshadowed by national. राज्यों के जो इश्यू हैं वो नेशनल इश्यूज में कारपेट के नीचे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीन सारी चीज़ें जो है वो फिर और ज़्यादा नेशन पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन है वो और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा। अब हमारे देश में राज्यसभा जो है उसको इसलिए सेंट्रल लेवल पर क्रिएट किया गया था ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ें राज्य सरकारों पर थोपने ना लगे, या फिर राज्य जो है वो उनके सब्सटीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर सेंटर के सब्सटीट्यूट ना बने, इसलिए ही राज्यसभा को क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ होगी तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका जो मीन्स ये फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा टिल्टेड है सेंटर की तरफ, ये और ज़्यादा टिल्टेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिस्क अंडरमाइन स्टेट लेवल पॉलिटिकल प्लूरलिटी, फेडरलिज्म मेंट टू गार्ड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो अभी हमने डिस्कस किया।
और हमारा प्रियम्बल जो है, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा प्रियम्बल जो है वो कहता है पीपल, राइट, लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऑफ कोर्स यस, राइट। लेकिन हमारे देश में आप एक बार किसी व्यक्ति को आपने इलेक्ट कर लिया तो वो 5 सालों तक राज करेगा। हमारे देश में जो एक चीज़ कहते हैं राइट टू रिकॉल, ये नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी गारंटी नहीं है, इन द सेंस के जो लॉ मेकिंग है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वहां के जो लोग हैं वो लॉ मेकिंग का पार्ट बन सकते हैं। हमारे यहाँ पर मैं और आप नहीं बन सकते। एक बार हमने किसी व्यक्ति को एमएलए या फिर एमपी बना दिया, उसके बाद वही व्यक्ति लॉ मेकिंग का काम करेगा, मैं और आप नहीं कर सकते। और राइट टू रिकॉल नाम की एक चीज़ होती है, पता है, राइट टू रिकॉल। आपको लगे कि भाई ये एमपी एमएलए इसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं कि भाई वापस आ जाते रहे, बस की काम नहीं है, यू नो। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इसकी वजह से तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि लोग जो है वो बार बार इलेक्शंस में पार्ट ले, ताकि वो अपने पार्टिसिपेशन मीन्स लोग जो है वो पार्टिसिपेशन के माध्यम से ही अपना जो एक वोट है या फिर अपना जो अधिकार है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो भी उनसे चला जाएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स है, इजंट इट? एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स ओवरस्टेटेड और नॉन एग्जिस्टेंट, सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स एंड रिस्क। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं या तो ये ओवरस्टेटेड है या तो फिर है ही नहीं। तो कंक्लूजन यही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये एक आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल में ये बात बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें यही हमारी हकीकत है, यही सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। एज ए स्टूडेंट, राइट, आपको मुझे क्या करना है, वी हैव टू डू दिस थिंग कि हमें तो इसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आए उनको भी समझते रहना है और इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स जो है उनको भी समझते रहना है। उसके बाद हमारा खुद का एक ओपिनियन हमें क्रिएट करना है ऑफ कोर्स, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और हम दोनों डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर फिर हमें खुद को तय करना पड़ेगा कि भाई ये इसके 10 बैड पॉइंट्स हैं और ये इसके 10 गुड पॉइंट्स हैं। अब क्या बैड पॉइंट्स को कम किया जा सकता है? अगर हाँ तो चलो साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं, अगर नहीं किया जा सकता तो फिर जो सिस्टम चल रही है उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। बहुत अलग अलग एंगल से इसको सोचा जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर श्योर। अब बात करते हैं जस्ट नॉट इन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है तो उसके ऊपर से ही बना लिया जस्ट नॉट इन ट्रूडो। ट्रूडो साहब जो हैं, मीन्स इंडिया और कनाडा के बारे में पहले तो किसी को ऐसा लगता भी नहीं था कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो इतने ख़राब होंगे, लेकिन मीन्स नहीं बनती है टू बी ऑनेस्ट, राइट। भले ही हमारे देश के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हों, लेकिन ट्रूडो साहब जो हैं उनकी इस बार की विज़िट जो हैं उसमें भी उनको क्रिटिसिज्म मिला और इस विज़िट को G20 की विज़िट के लिए ऑफ कोर्स वो आए थे, तो इसको एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर भी कहा जाता है। और ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ की जो सरकार है ना, उनकी सरकार, उनकी इन द सेंस के ट्रूडो साहब जो हैं तो उनकी कोएलिशन गठबंधन वाली सरकार है और वहाँ पर एक खालिस्तान विचारधारा वाली पार्टी जो है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर वो सपोर्ट ले ले तो ट्रूडो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे कनाडा के, समझ गए? तो सत्ता में रहने के लिए उनको ये खालिस्तानी पार्टी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, खुलेआम खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो है वो कनाडा में चल रही हैं। भारत ने बार बार इस चीज़ को बताया है कि देखिए ये सारी चीज़ें आप बंद करवाइए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से फिर भारत ने रिलेशंस जो हैं उसको मीन्स ये चीज़ की वजह से भारत जो है वो अपसेट हुआ और इसकी वजह से फिर रिलेशन जो है वो उसमें बहुत सारी क्रैक्स हमें नज़र आ रही है। यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट, उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग जो है वो हुई, लेकिन कनाडा जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बस एक जो कहते हैं ना कि बस हेलो हाई हुआ, उस प्रकार की मीटिंग हुई। और इस हेलो हाई में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्रूडो साहब को बताया कि देखिए ये खालिस्तानी इश्यू जो चल रहा है ना आपके मीन्स हमारे ऊपर ये इश्यूज चल रहा है और आपके देश में सबसे ज़्यादा सपोर्ट, पैसे, ये सारी चीज़ें चल रही है, तो आप इसको रोकिए। तो ट्रूडो साहब ने ये कहा कि देखिए ये तो हमारे देश में डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल राइट होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का वो है, लेकिन क्या खालिस्तानी लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दी आंसर इज़ नो। ये क्यों ऐसे पीस के आधार पर या फिर डेमोक्रेसी के नाम पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? आज भले ही वो करें, चलो ठीक है, उनको सत्ता में रहना है, लेकिन कनाडा के लिए इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग। अभी जो कनाडा अलाउ कर रहा है ना, पाकिस्तान ने भी एक समय पर इस प्रकार की विचारधारा जो है उसको अलाउ किया, पाकिस्तान ने,
ये खालिस्तानी विचारधारा को आज भी अलाउ कर रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये तालिबानी विचारधारा जो है उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उसको वहाँ पर एक ग्राउंड प्रोवाइड किया कि नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ ये सैंडबॉक्स है, यहाँ पर आइए, आप ट्राई कीजिए, आपका जो बेस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम मिलकर किसी दूसरे देशों को परेशान करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई। तो कनाडा भले ही एक डेवलप्ड देश है, राइट, एक बार ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और पूरी दुनिया जानती है, मैं आप हम सब जानते हैं कि ये खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं इनको पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप का एक पूरा सपोर्ट मिलता है। हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियाँ दी जाती हैं, हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम जो है उनको रिलीज़ किया जाता है, उनके ऊपर मीन्स इस प्रकार के इनाम लगाए जाते हैं कि इनको मार दीजिए तो ये इनाम मिलेगा, ये वो एक्सेट्रा। और 6 फॉर जस्टिस जो हैं ये ग्रुप जो है वो चाहता है कि हमारी एम्बेसीज बंद हो जाएं, हमारी एम्बेसीज पर बाहर जाकर वो तोड़फोड़ करते हैं, हमारे भारत के झंडे का अपमान करते हैं। ये सारी वियना कन्वेंशन के तहत कनाडा जो भी होस्ट कंट्री होता है ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे देश और हमारे देश की ये जो एम्बेसीज हैं उनकी रक्षा करें, हमारे स्टाफ की रक्षा करें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कनाडा होने दे रहा है और ये समझ रहा है कि हम मूर्ख हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको दूसरी बार ये चीज़ सहनी पड़ी। एक बार वो अपने परिवार के साथ भारत आए थे, एंटरटेन ही नहीं किए गए, मोदी साहब नहीं मिले, होम मिनिस्टर नहीं मिले, राइट, वो अकेले ही घूमते रहे, ताजमहल गए हैं, वहाँ गए और फिर प्लेन में बैठकर चले गए। किसी ने उनको उस समय पर भी उनको समझ जाना चाहिए था कि देखिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम चाइना, इतना बड़ा व्यापार हम चाइना के साथ करते आए हैं और एलएसी वाला इश्यू चाइना ने स्टार्ट किया तो हमने कह दिया कि भाई जब तक एलएसी वाला इश्यू सॉल्व नहीं होगा हम आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है उसको हम बार बार कहते आए हैं कि टेररिज्म और टॉक्स दोनों एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान ने टेररिज्म को चुना, हमने बातचीत करना बंद कर दिया। तो ट्रूडो साहब को और उनकी सरकार को ये समझना चाहिए कि ये नया भारत जो है ना, ये नया इंडिया है, राइट। अब मैं भारत कहूँगा तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर बीजेपी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, ओनली इंडिया, ओनली भारत, दोनों एक ही है मेरे लिए, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। आजकल हर कोई राइटर, हर कोई फिलोसोफर, हर कोई थिंकर बन चुका है, हर कोई क्रिटिक बन चुका है। अच्छी बात है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत क्लीन है, ये क्यूरियसली एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म, इन द सेंस कि कमेंट सेक्शन में इस प्रकार की कमेंट्स देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब हम देखते हैं देन वी फाइंड के ये ट्रोलिंग और ये हेट कमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं। दिस इज़ वेरी रबिश एंड इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस चैनल को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो इतने डिसेंट हैं, राइट। उनकी लैंग्वेज जो है मीन्स कभी भी इस प्रकार की लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल नहीं करते और हम किसी भी टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक, टैबू टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। मुझे कभी भी इस प्रकार के अनुभव जो है वो इस चैनल पर नहीं हुआ है, विच इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइस, राइट। सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल। नाउ तो ट्रूडो साहब को ये चीज़ जो है वो समझ जानी चाहिए थी। ओके, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अगेंस्ट वेट स्वीटन। अब आप सोच रहे हैं व्हाट इज दिस। वहाँ का एक एरिया है, कनाडा का एरिया है, वहाँ के कुछ लोग हैं ना वो विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर एक पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो लोग कनाडा के हैं और वो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये पाइपलाइन यहाँ पर मत करवाइए, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रूडो की सरकार जो है वो इनके साथ स्ट्रॉन्ग आर्म यानी कि उनके साथ एक बहुत ही कठोर तरीके से स्टैंड ले रही है और उनके ऊपर एक्शन ले रही है। और जब हम खालिस्तानियों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। तो अपने मीन्स ये यू कैन सी राइट कि ये कैसा उनका बिहेवियर रहा है और ये बिहेवियर अब किसी से छिपा नहीं है। यूएसए भी ये चीज़ जानता है और हम भी जानते हैं। तो अब वो नहीं सुधरेंगे तो फिर रिलेशन जो है वो ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज जो है वो भारत नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते ही देखते हमने 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हमारे टेबल पर हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लेट्स गो थ्रू ऑल दिस 3 आर्टिकल्स वन बाय वन। तो चलिए बात करते हैं प्रोब एंड प्रोबिटी के बारे में। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, यस सर, पॉसिबल तो नहीं है। यहाँ पर टैगलाइन में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये पॉलिटिक्स में घुसड़ना मीन्स उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, या फिर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राइवलरी है तो इसमें किसी एक का सपोर्ट करना या फिर इम्पार्शियल रहना, दैट्स नॉट पॉसिबल। द रीजन इज के
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार का है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वरना वहाँ पर फिर जो टॉप लीडर हैं उनको चेंज किया जाएगा, उसकी जगह पर होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नया लीडर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ये एक रियलिटी है, इसको समझ लेते हैं। नाउ इट्स अबाउट आंध्र प्रदेश सीआईडी। आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2014 में कोई काम स्टार्ट किया था, राइट, स्किल डेवलपमेंट को लेकर। और अभी जो सरकार है टीडीपी की सरकार, तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर बहुत सारी शेल कंपनीज़ को बनाया गया, फेक इनवॉइसेस क्रिएट की गई और बेसिकली फंड्स जो हैं उनको डाइवर्ट किया गया। तो एपीसीआईडी जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि ये स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में रूल्स का वायोलेशन हुआ है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उन्होंने एक अलग से इंक्वायरी स्टार्ट की है, कुछ इंडिविजुअल्स को अरेस्ट भी किया है। ये सारी चीज़ें जो है वो ईडी भी कर रहा है और यहाँ पर एपीसीआईडी भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। तो ये जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं उनको अरेस्ट किया गया है एज ए प्राइम एक्यूज्ड, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो हैं ये बेसिकली ट्राई कर रही है कि कैसे स्कीम बेनिफिशरीज जो हैं उनका कनेक्शन इनके साथ फॉर्मर सीएम के साथ किया जाए। तो क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी कि पॉलिटिकल दुश्मनी निकालना कि भाई अब मैं पावर में हूं तो मैं आपको परेशान करूंगा, फिर कल आप पावर में आएंगे तो आप मुझे परेशान कीजिएगा, इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। और इससे सबसे बड़ा इश्यू जो हो रहा है वो ये है कि ईडी और इस प्रकार की एजेंसीज जो है उनका इस्तेमाल पॉलिटिकल हथियार के लिए किया जा रहा है, और इसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है वो इस प्रकार की एजेंसीज पर से अब उठ चुका है। इसके साथ साथ ये इस बात का भी इशारा है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है उसका स्तर कितना नीचे हो गया है कि ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को गिराने के लिए, पावर में रहने के लिए किस हद तक जा रही है। ये एक शर्म की बात है हमारे देश की पॉलिटिकली, हमारे देश के पॉलिटिक्स के लिए, विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं नो फिल्टर के बारे में। आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर, राइट। अगेन इसमें भी यही है कि करप्शन के जो केसेस हैं तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे कि अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, लेट्स से कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शायद आपको पता होगा कि यही एक्ट से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पैदा हुआ, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। और ये जो DSPE है तो इसमें एक सेक्शन 6A है, और 6A जो है उसमें ये था, ये 2000 पुराना है थोड़ा, 2003 की बात है। तो उस समय पर सेक्शन 6A में ये ऐड किया गया कि अगर आपको कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उसके ऊपर के लेवल के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई मीन्स उनको अरेस्ट करना है, या फिर उन पर कोई अरेस्ट तो छोड़िए, आपको उनके ऊपर कोई कार्यवाही करनी है तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं है तो फिर आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये जो 6A है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीज़ों में दखल अंदाजी करें, और स्टैट्यूटरी प्रॉब यानी कि अगर कोई एक इंक्वायरी हो रही है मीन्स और उसमें मीन्स कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स देकर आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो 2014 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जितने भी लोग, राइट, जब से ये एक्ट मीन्स 6A ऐड हुआ है तब से लेकर आज तक अगर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर ये केस हुआ है तो भी ही और शी इज़ इंक्लूडेड। रेट्रोस्पेक्टिव में सारे लोग जो हैं वो आ जाएंगे इसमें, अब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर सरकार जो है वो भी बहुत स्मार्ट है, अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ प्रकार रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करती रहती है, राइट। तो सरकार ने नए सेफगार्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट बिकॉज आप खुद पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। मैं चाहता हूँ आप पढ़े, ये द हिंदू का ही आर्टिकल है, एडिटोरियल इनफैक्ट, छोटा है, 2 मिनट 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये पढ़ने में, तो एक बार देख लीजिएगा, राइट। उस पर उतना ज़्यादा डीप मीन्स इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑफिसर्स जो हैं उनको बचाया जाता है इस प्रकार से, तो इस एंगल से देखा जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा और परेशान भी किया जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये चीज़ की गई है, लेकिन फिर इसका दुरुपयोग भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। एंड नाउ द लास्ट वन ऑफ द डे,
spotlighting another border point, the rogue channel, हरामी नाला, इसके बारे में आज हम बात करने वाला हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं और ख़ास करके गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ और पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट, ये सर क्रीक है और यहाँ पर ग्रीन लाइन जो है उसके बारे में पाकिस्तान ये कहता है कि यहाँ तक हमारा एरिया है। रेड लाइन के बारे में भारत कहता है ये हमारा एरिया है। तो ये अभी ये चलता रहता है यहाँ पर एक लंबे समय से। और यहाँ की जो जियोग्राफी है वो अपने आप में काफ़ी अलग है, राइट। ये जो पानी है, नदी है, तो उसका पानी यहाँ पर आता है और इसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी और इट्स मड फ्लैप्स जैसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली ये है कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो अगस्त में इस जगह पर गए, हरामी नाला गए और वहाँ पर उन्होंने बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो हैं जिनको हम बीओपी कहते हैं, तो सर क्रीक में जो बीएसएफ का एक बीओपी है, तो यहाँ पर वो गए और वी आर टॉकिंग अबाउट कच्छ, गुजरात ऑफ कोर्स। और हरामी नाला जो है ये अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस अलोंग द बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट, राइट। सियाचिन जैसे हैं वैसे सियाचिन की अपने चैलेंजेस हैं, वैसे ही हरामी नाला के अपने खुद के चैलेंजेस हैं। और एक लंबे समय से हरामी नाला जो है इसका इस्तेमाल लोग जो हैं वो घुसपैठिए कर रहे हैं, ड्रग्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर घुसेड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा था। हरामी नाला जो है ये लगभग 25 किलोमीटर लॉन्ग वाटर बॉडी है और पाकिस्तान जो है वहाँ से कच्छ तक पानी आता है और अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर जितना जो है वो इंडियन साइड में है। अब पानी जो है मीन्स वहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी है, वहाँ पर थोड़ा पानी प्रॉपर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी, और मिट्टी भी नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, सैंडी है यहाँ पर, राइट। जैसे हमारा वो सुंदरबन की जैसी सिचुएशन है ना, बहुत ही ऐसी चिपचिपी मिट्टी, उससे भी यहाँ पर बहुत ही डेंजर, मीन्स आप यहाँ पर चल कर नहीं जा सकते वरना वहाँ पर फंस जाएंगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन है। तो टाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके काफ़ी यूनिक हैं इसके। और यहाँ पर एक चीनी बंद है, चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, तो एक बांध जो है वो बनाया गया, तो इसकी वजह से जो टाइडल इनंडेशन है वो वहाँ पर पाकिस्तान की साइड नहीं होता है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। इंडिया साइड की बात करें तो वैसे ये आइसोलेटेड जगह है, डिसोलेट जगह है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट और ब्रोमाइड जो है इसका प्रोडक्शन होता है। प्रॉन के लिए, प्रॉन फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यूनिक जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये प्रॉन फिशिंग के लिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यहाँ पर प्रॉन्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप चलकर यहाँ पर नहीं जा सकते, टेरेन्स जो हैं वो बहुत ही ट्रिचरस हैं और समर के टाइम पर तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बहुत ही इनहॉस्पिटेबल जगह है ये। लेकिन कुछ हमने इटली से कुछ नए ATVs मंगाए, ऑल टेरेन व्हीकल्स मंगाए, तो इसकी वजह से हम, और स्पीड बोट्स भी डिप्लॉय की है, तो अब ये सारे व्हीकल्स अच्छे आ गए हैं, तो इसकी वजह से हमारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। और अब वो एक वक्त जो था ना कि जब हरामी नाले से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते थे, अब वो करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है। इसी के साथ हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वहाँ पर एक 9.5 मीटर एक ऊंचा टावर जो है इसका उद्घाटन किया। और ये जो टावर है उसके ऊपर हैं PTZ कैमरा, इसको कहते हैं पैन टिल्ट जूम कैमराज। बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा होता है ये। एक टावर जो है वो लगभग 3 करोड़ का है। तो इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। तो टाइम टू से गुड बाय एंड आई विल सी यू सून, राइट। कल जो मैंने आपको बताया था, तो राइट, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, हर रोज़ शेयर कीजिए and spread the word about Curiously Education and this particular series. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.